सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाबोधि मंदिर का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस महान घटना से संबंधित है? तो वो है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश से, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापरिनिर्वाण से संबंधित है, यानी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नेपाल में स्थित है लुम्बिनी। याद में रख लेना है, नेपाल देश में स्थित है लुम्बिनी। अगला प्रश्न है कि श्रावस्ती किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था श्रावस्ती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो वो था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था बिहार में। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जहां अमरनाथ की गुफा स्थित है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ मंदिर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में है। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामेश्वरम मंदिर किस सागर के निकट स्थित है? तो वह है हिंद महासागर के निकट स्थित है। रामेश्वरम मंदिर जो है वो हिंद महासागर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, द्वारका नगरी किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण देवता से संबंधित है। द्वारका नगरी जो है वो कृष्ण देवता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द्वारका किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में। द्वारका जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर का संबंध है सिख धर्म से। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो सही जवाब है गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है राजराज चोल ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो सही जवाब है चंदेल से संबंधित है। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम्राट अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। अगला प्रश्न है,
शत्रुंजय पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? तो उसका संबंध है जैन धर्म से। शत्रुंजय पहाड़ी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब है सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है राजस्थान में। पुष्कर झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित झील है। अगला प्रश्न है विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 7 महाद्वीप है। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आ जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा काटती है? तो उसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखा जो है काटती है अफ्रीका महाद्वीप को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी की उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो है यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला जो है वो यूरोप और एशिया को अलग करती है। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब है उसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है अंध महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हिम महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को हिम महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा है? तो है अंटार्कटिका महाद्वीप है जो कि चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक देशों वाला है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप है जो कि सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे कम देशों वाला है? तो वह अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे कम देशों वाला महाद्वीप है, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है वो भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो है सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप विश्व में सबसे गर्म महाद्वीप है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है? तो है दक्षिण अमेरिका। सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है एडिज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एडिज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र किस महाद्वीप में है? तो वो है दक्षिण अमेरिका में। विश्व का जो सबसे लंबा पर्वत तंत्र है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे सर्वोच्च पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है?
तो वह एशिया महाद्वीप में है विश्व का सर्वोच्च पर्वत, जो कि है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब है एशिया महाद्वीप में स्थित है हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मरुस्थल है। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही जवाब है एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। यह है गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया और चाइना में के बॉर्डर पर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? तो वह है अफ्रीका महाद्वीप में है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आती है। अगला प्रश्न है अमेज़न नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो वो है दक्षिण अमेरिका में बहती है। अमेज़न नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका में बहती है। अगला प्रश्न है कि यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वह है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट एल्ब्रूस पर्वत। अगला प्रश्न है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो सही जवाब है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। वो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वह है माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो आ जाएगा माउंट विंसन। माउंट विंसन है अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनली है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एकांकुआ। माउंट एकांकाकुआ है दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है कि यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो वो है जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है जिब्राल्टर। अगला प्रश्न है कि एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो वह है बॉस्फोरस। वह है बॉस्फोरस है एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे बाद में खोजा गया? तो वो था अंटार्कटिका महाद्वीप, जो है वो सबसे बाद में खोजा गया महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक शहरीकरण वाला है? तो वह है उत्तरी अमेरिका सबसे अधिक शहरीकरण वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय है? तो वो एशिया महाद्वीप है जो कि सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो है एशिया महाद्वीप। हमारा भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम हर साल 11 जुलाई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज थे दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो था मोहेनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहेनजोदड़ो, याद में से रख लेना है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई? सो ये सही जवाब है 1946 को हुई थी। संविधान सभा की जो स्थापना है 1946 के दिन हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो वो थे 389 सदस्य थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो सही जवाब है 299 सदस्य रह गए थे विभाजन के बाद में। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है B.N. राव। B.N. राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अगला प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो टोटल 11 बैठकें हुई है संविधान सभा की। अगला प्रश्न है संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो वो था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया? तो वो था 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी हंसा मेहता। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी हंसा मेहता। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो वो थे HVR अयंगार। HVR अयंगार थे संविधान सभा के सचिव। नेक्स्ट, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो वो टोटल 22 समितियां थी संविधान सभा में। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 के दिन हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो वो दिन था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो सही जवाब है टोटल 15 महिला सदस्य थी भारत के संविधान सभा में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो वो है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को अपनाने की जो
जो ये तारीख है वो है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित कब किया? तो वो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित किया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट, संविधान सभा में संघ समिति शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव कब किया? तो वो था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब हस्ताक्षरित किया? तो वो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित किया था संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? तो वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो उसकी शुरुआत हुई थी 91 और 92 के बीच में हुई थी इसकी शुरुआत। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। इस तरह से होता है अर्जुन पुरस्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में। अब अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है जो खेल कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1985 में हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो आजीवन खेल योगदान से संबंधित है ध्यानचंद पुरस्कार का संबंध। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो सन 2002 में शुरू हुआ। ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो सन 2002 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी जाती है? तो वो विश्वविद्यालयों को दी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो विश्वविद्यालय को दी जाती है। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो खेल से संबंधित है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वह है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। अगला प्रश्न है, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो साहसिक खेल से संबंधित है। तेंजिंग नोर्गे जो पुरस्कार है वो साहसिक खेल से संबंधित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में किसके नाम पर रखा गया? तो वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो वो कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो वो पद्म विभूषण जो है वो खेल रत्न पुरस्कार नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे P.K. बनर्जी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे P.K. बनर्जी। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे O.M. नाम्बियार। O.M. नाम्बियार थे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार किस आधार पर दिया जाता है? तो पिछले 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर
खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस स्तर पर दी जाती है? तो वो विश्वविद्यालय के स्तर पर दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए नहीं है? तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों के लिए नहीं है, जबकि ये दिया जाता है कोच को। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 25 लाख रुपए। खेल रत्न पुरस्कार में नगद राशि जो है वो 25 लाख रुपए की होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो सही जवाब है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो सही जवाब है 10 लाख रुपए की होती है द्रोणाचार्य पुरस्कार में नगद राशि। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो होती है 25 लाख रुपए की होती है ध्यानचंद पुरस्कार में नगद राशि। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस महाकाव्य से है? तो वो महाभारत से है। अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है वो महाभारत महाकाव्य से है। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो सही जवाब है वो हॉकी के खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद का संबंध था हॉकी के खेल से और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था? तो उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अगला प्रश्न है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो सही जवाब है 1974 को तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो वो धनुष से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है वो धनुष से संबंधित है। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद थे खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रतीक किससे संबंधित है? तो वो है गुरु से। द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रतीक जो है वो गुरु से संबंधित है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो कांस्य प्रतिमा प्रमाण पत्र और नगद दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। अगला प्रश्न है भारत में खेल पुरस्कार किस स्तर पर दिए जाते हैं? तो वो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। भारत में खेल रत्न पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहसिक खेलों से संबंधित है? तो वह तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है वो साहसिक खेलों से संबंधित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है खेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं? तो वो दिन है 29 अगस्त को। हर साल खेल रत्न पुरस्कार खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं क्योंकि 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है 29 अगस्त किस महान खिलाड़ी का जन्मदिन है? तो वह है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है 29 अगस्त के दिन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो वो है जयपुर में। ताजमहल स्थित है आगरा में। याद में रख लेना है ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है और आगरा स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखना है ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो सही जवाब है शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सो कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली शहर में। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था।
अब अगला प्रश्न है कि लाल किला किस नगर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। लाल किला जो है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध, हिंदू और जैन। बौद्ध, हिंदू और जैन से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। सो गाइज आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।